अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉज बहुत पहले आए हैं, तो इसने 3 लॉ दिए अबाउट प्लैनेटरी मोशन। हमें पता है कि हर कोई प्लैनेट, जैसे हम आज भी जानते हैं कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व करता है अराउंड सन। तो पहला लॉ यही है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स या फर्स्ट लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है कि हर कोई प्लेनेट रिवॉल्व करता है अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आपको पता है इलिप्स जो होता है, इलिप्स के पास 2 फोक्स होते हैं, समवट लाइक दिस। दिस इज समवट लाइक एन इलिप्स। इसके पास एक्सिस होगी, इस सेंटर हो गया, एक है मेजर एक्सिस, एक है माइनर एक्सिस, ये हो गया सेंटर। यहाँ पे और यहाँ पे इसके 2 फोक्स होते हैं या फोकाई। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कि हर कोई प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड घूमता है। जितने भी प्लैनेट्स हमारे पास है, दे रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और जो सन होता है वो 2 में से एक फोकस पे होगा। मान लीजिए अर्थ है तो मान लो सन यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। ठीक है, ज़रूरी बात है कि 2 में से एक ही फोकस पे हो सकता है। तो इट स्टेट्स दैट एवरी प्लैनेट revolves around earth in an elliptical orbit with sun at one of the foci। 2 में से एक फोकस पे क्या होता है, सन। तो मान लीजिए अर्थ यहाँ पे है, दिस इज अर्थ, तो सन यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हर कोई प्लेनेट जो कैसे पाथ लेता है, इलिप्टिकल पाथ, यानी कि वो कभी कभी वो सन के नज़दीक आएगा, ये देखिए सन के नज़दीक आएगा तो इस पॉइंट को कहेंगे पियर जी। ठीक है, और कभी वो सन से दूर हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज एपोजी। ठीक है, या एपहीलियन फॉर फॉरदेस्ट पॉइंट एंड पेरिहिलियन फॉर नियरेस्ट पॉइंट। ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है, ये क्या कहता है, पहले हम ये समझेंगे कि ये मान लीजिए ऑर्बिट है, सपोज अर्थ का, हम अर्थ को लेते हैं। ठीक है, ये है माइनर मेजर एक्सिस और ये होगी माइनर एक्सिस। ठीक है, सपोज फॉर ए प्लेनेट सन इज हेयर, दिस इज सन। ठीक है, तो जो लाइन ज्वाइन करती है सन को प्लेनेट के साथ, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल वेक्टर या रेडियस वेक्टर। दैट इज कॉल्ड एज रेडियल वेक्टर और रेडियस वेक्टर, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट विद सन। मान लीजिए प्लेनेट पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा। ठीक है, यानी कि पहले P1 पे था, अब P2 पे आ गया। तो पहले रेडियस वेक्टर ये है, अब रेडियल वेक्टर ये है। ठीक है, अब मान लो किसी टाइम पे यहाँ पहुँचा, मान लीजिए Q1, फिर यहाँ पहुँचा Q2, तो Q1 पे होते हुए रेडियल वेक्टर ये है और Q2 पे रेडियल वेक्टर ये है। ठीक है, ये क्या कहता है लॉ ऑफ एरियाज, कि जो रेडियल वेक्टर होता है या रेडियस वेक्टर होता है या लाइन ज्वाइनिंग द सन विद प्लेनेट होती है, वो लाइन स्वीप करती है, कवर करती है इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो बराबर टाइम में बराबर एरियाज कवर करती है। यानी कि ये जो लाइन है रेडियल वेक्टर, ये देख लीजिए, इसको अगर यहाँ से यहाँ जाएगा ये, तो इसने एरिया इतना स्वीप किया। ठीक है, और जब ये यहाँ से यहाँ गया तो एरिया इतना स्वीप किया। ठीक है, ये है एस यहाँ पे सन। अगर P से P1 से जाने से P2 तक इसको टाइम लगा T1, और Q1 से Q2 तक जाने में टाइम लगा T2। अगर T1 और T2 बराबर है, इम्प्लाइज ये जो एरिया है, एरिया P1S P2 ये बराबर होगा एरिया Q1S Q2। यानी कि अगर से यहाँ तक वाला टाइम और यहाँ से यहाँ तक वाला टाइम बराबर है, तो ये एरियाज भी बराबर है, यानी कि इक्वल एरियाज स्वीप हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम।
इक्वल एरिया स्वीप हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ही ड्यू टू, उसी की वजह से जो प्लेनेट है वो इक्वल एरियाज को स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हमें इसको यहाँ पे प्रूव करना नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू सी द स्टेटमेंट ऑफ केप्लर्स लॉज। तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने के पीछे जो रीज़न है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इक्वल एरियाज स्वीप होंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको कहेंगे एरियल वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे हम कहते हैं इक्वल डिस्टेंसेस कवर होंगे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। इक्वल एंगल्स कवर हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी। इस तरह से इक्वल एरियाज कवर हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी, केप्लर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड्स या लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो ये मान लीजिए इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये मेजर एक्सिस है, इसका जो हाफ है दैट इज सेमी मेजर एक्सिस सपोज ए, और ये माइनर एक्सिस है, इसका जो हाफ है दैट इज सेमी माइनर एक्सिस बी। तो सेमी मेजर एक्सिस इज ए, सेमी माइनर एक्सिस इज बी। ठीक है, तो आपको पता है कि टाइम, अगर मान लीजिए प्लेनेट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो कितना टाइम प्लेनेट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। तो लॉ ऑफ पीरियड जो है वो स्टेट करता है कि जो टाइम पीरियड होता है प्लेनेट का उसका स्क्वायर, टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। जो यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस है दैट इज ए, उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट is directly proportional to cube of semi major axis. This is Kepler's third law या law of periods। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है ऑर्बिट के शेप के बारे में, कि शेप क्या है इलिप्टिकल और सन कहाँ पे है, फोकस पे। दूसरा क्या कहता है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट या इक्वल एरिया स्वीप हो रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब एक और बात हम यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये सन है, ठीक है, तो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है प्लैनेट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो कभी पास में होगा मान लीजिए R1, तो कभी प्लैनेट दूर होगा मान लीजिए कितनी डिस्टेंस पे R2। तो ये सन है, ये प्लैनेट मान लीजिए यहाँ पे, कभी फिर यहाँ पे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, एल कांस्टेंट रहना चाहिए। अब एल का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको याद होगा आर क्रॉस पी था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था आर क्रॉस पी, रेडियस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लीनियर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, अब देख लीजिए अगर प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो आर तो नीचे हो गया, आर ऐसे, ये सॉरी आर तो ऐसे हो गया, ये आर है। ठीक है, अब लीनियर मोमेंटम कहाँ हो गया, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखिए आप लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम इधर आ गया, ठीक है, आर इधर आ गया, तो आर और पी के बीच एंगल कितना, 90। आर क्रॉस पी होगा आर पी साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 इज 1, तो एल बराबर होगा आर पी, और पी किसके बराबर, एम वी, एम वी आर। तो एंगुलर मोमेंटम इज मास इंटू लीनियर वेलोसिटी इंटू रेडियस या रेडियल वेक्टर। ठीक है, अब एट P1 पे अगर बात करेंगे, एट P1 L इज इक्वल टू एम वी वन आर वन, एट P2 L इज इक्वल टू एम वी टू आर टू। तो हमने इस पॉइंट पे नियरेस्ट पॉइंट पे और फारदेस्ट पॉइंट पे लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम निकाला। ठीक है, दोनों बराबर होंगे, एम वी वन आर वन मस्ट बी इक्वल टू एम वी टू आर टू बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एम एम कैंसिल, यानी कि वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू। ठीक है, तो वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन। ये देख लीजिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन, यानी कि जब आर टू देख लीजिए, आर टू बड़ा है
R2 बड़ा है, R1 छोटा है। R2 अगर बड़ा है तो अगर R2 ग्रेटर देन R1 है, इम्प्लाइज इसका मतलब ये हुआ V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो R2 ज़्यादा है, V1 बड़ा है, यानी कि V2 छोटा है। इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है। तो प्लेनेट जितना दूर होगा उतनी उसकी स्पीड, चलने की स्पीड, लीनियर वेलोसिटी वो कम होगी। प्लेनेट जितना नज़दीक हो गया, ये देख लीजिए R1 कम है, R1 कम, लेकिन V1 ज़्यादा है। तो प्लेनेट जब नियरेस्ट टू सन होता है तेज़ी से घूमता है, तेज़ी से रिवॉल्व करता है। और प्लेनेट जब फारदेस्ट फ्रॉम सन होता है तो स्लोली रिवॉल्व करता है। और इसी वजह से ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। और उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है, उसी का एक रिजल्ट है कि जो प्लेनेट की जो एंगुलर एरियल वेलोसिटी है और इक्वल एरिया स्वीप हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ